बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु के बारे में। अरस्तु को बायोलॉजी और जूलॉजी का पिता के रूप में माना जाता है। विद्वानों के बीच उन्हें पॉलीमैथ माना गया है। जिस तरह अरस्तु के गुरु प्लेटो एक महान शख्सियत थे, इसी तरह उनके शिष्य सिकंदर यानी अलेक्जेंडर भी एक विश्व प्रसिद्ध शख्सियत बने। इससे ये बात साबित होती है कि अरस्तु एक आदर्श शिष्य होने के साथ साथ एक आदर्श गुरु भी थे। इन्होंने ज्ञान के काफी विस्तृत क्षेत्रों का अध्ययन किया, जिनमें फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी आदि खास हैं। उनके दर्शन ने पश्चिम में ज्ञान के लगभग हर रूप पर अपना असर डाला है। अरस्तु का जन्म उत्तरी ग्रीस के स्टैगिरा शहर में 384 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनके पिता निकोमैकस मैसेडोन के राजा एमेंटस के निजी चिकित्सक थे। बचपन में अरस्तु ने जीव विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र के बारे में जो कुछ भी सीखा वो अपने पिता से ही सीखा। अरस्तु के माता पिता की मौत तब हुई जब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष के करीब थी। माता पिता की मौत के बाद इनकी परवरिश इनकी बड़ी बहन और बहनोई ने की। 17 या 18 वर्ष की उम्र में वे एथेंस में प्लेटो की अकादमी में शामिल हो गए और 37 साल की उम्र तक वहीं रहे। प्लेटो की मौत के कुछ समय के बाद ही अरस्तु ने एथेंस छोड़ दिया और मैसेडोन के राजा फिलिप द्वितीय के अनुरोध पर उन्होंने सिकंदर महान को 343 ईस्वी पूर्व पढ़ाया। उन्होंने लाइसियम में एक पुस्तकालय की स्थापना की, जिससे उन्हें अपनी सैकड़ों पुस्तकों को पेपिरस स्क्रॉल पर तैयार करने में मदद मिली। आगे चलकर अरस्तु को मैसेडोन की शाही अकादमी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। मैसेडोनियन दरबार में अपने काल में अरस्तु ने न केवल सिकंदर को बल्कि भविष्य के दो अन्य राजाओं टॉलेमी और कैसेंडर को शिक्षा दिया। अरस्तु ने सिकंदर को पूर्वी विजय की ओर प्रोत्साहित किया और फारस के प्रति अरस्तु का अपना रवैया निडरता से जातीय केंद्रित था। 335 ईस्वी पूर्व तक अरस्तु एथेंस लौट आए और वहां अपना खुद का स्कूल स्थापित किया, जिसे लाइसियम के नाम से जाना जाता था। अरस्तु ने अगले 12 वर्षों के लिए स्कूल में पाठ्यक्रम संचालित किया। एथेंस में रहते हुए अचानक उनके साथ एक बुरी घटना घटी और वो ये थी कि उनकी प्रिय पत्नी पाइथियस की मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद अरस्तु ने स्टैगिरा के हरपिलिस के साथ अपना संबंध जोड़ लिया, जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने बेटे का नाम अपने पिता के ही नाम पर निकोमैकस रखा। अपनी जिंदगी के आखिर के दिनों में सिकंदर और अरस्तु फारस और फारसियों के साथ सिकंदर के संबंधों को लेकर अलग हो गए। सिकंदर की मौत के बाद एथेंस में मैसेडोनिया विरोधी भावना दोबारा से जाग उठी। बाद में 322 ईस्वी पूर्व में 61 या 62 वर्ष की उम्र में प्राकृतिक कारणों से युबोआ में उनकी मौत हो गई। उन्होंने अपने छात्र एंटिपेटर को अपने अंतिम संस्कार के कामों को पूरा करने के लिए नामित कर दिया था और एक वसीयत छोड़ दी थी, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के बगल में दफन होने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। मौत के 2300 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद भी अरस्तु को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक माना जाता है। उन्होंने मानव ज्ञान के लगभग हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और वो ज्ञान के कई नए क्षेत्रों के संस्थापक भी थे। अरस्तु जीव विज्ञान का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे और जीव विज्ञान उनके लेखन का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने लेस्बोस और आसपास के समुद्रों के प्राणी शास्त्र का अवलोकन और वर्णन करते हुए 2 साल बिताए, जिसमें विशेष रूप से लेस्बोस के केंद्र में पायरा और लैगून भी शामिल हैं। जानवरों के इतिहास, जानवरों की उत्पत्ति और जानवरों के अंगों के बारे में उनका डेटा, उनकी अपनी टिप्पणियों, मधुमक्खी पालकों और मछुआरों जैसे विशेष ज्ञान वाले लोगों द्वारा दिए गए बयानों और विदेशों से यात्रियों द्वारा प्रदान किए गए कम सटीक खातों से इकट्ठा किया गया है। वनस्पति विज्ञान के ऊपर किए गए उनके काम समय के उथल पुथल में खो गए हैं, पर उनके एक शिष्य थियोफ्रेस्टस द्वारा पौधों पर आधारित 2 पुस्तकें बच गई हैं। उनके इसी शिष्य को वनस्पति शास्त्र का पिता माना जाता है। अरस्तु के लिए आत्मा एक जीवित प्राणी का रूप है, क्योंकि सभी प्राणी इसी रूप और पदार्थ के मेल से बने हैं। अपनी किताब ऑन द सोल में अरस्तु के अनुसार स्मृति एक कथित अनुभव को ध्यान में रखने और आंतरिक उपस्थिति और अतीत में एक घटना के बीच अंतर करने की क्षमता है। दूसरे शब्दों में स्मृति एक मानसिक तस्वीर है जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है।
स्मृति के संदर्भ में अरस्तु का मानना था कि एक अर्ध तरल शारीरिक अंग पर एक छाप छोड़ी जाती है जो स्मृति बनाने के लिए कई बदलावों से गुजरती है। स्मृति तब होती है जब देखने या सुनने जैसी उत्तेजनाएं इतनी जटिल होती हैं कि तंत्रिका तंत्र एक ही बार में सभी छापों को प्राप्त कर ले। ये परिवर्तन वही है जो संवेदना के संचालन में शामिल हैं। अरस्तु स्मृति शब्द का प्रयोग अनुभूति से विकसित होने वाले प्रभाव में एक अनुभव को वास्तविक रूप से बनाए रखने के लिए करते हैं और बौद्धिक चिंता के लिए जो छाप के साथ आता है, क्योंकि ये एक विशेष समय पर बनता है और खास सामग्री को संसाधित करता है। स्मृति अतीत की होती है, भविष्यवाणी भविष्य की होती है और संवेदना वर्तमान की होती है। स्मृति से संबंधित छापों की पुनर्प्राप्ति अचानक नहीं की जा सकती। अरस्तु के अनुसार पिछले अनुभव और वर्तमान अनुभव दोनों के लिए एक संक्रमणकालीन संबंध की जरूरत होती है और पिछले अनुभवों के साथ इसका गहरा संबंध होता है। अरस्तु ने ज्ञान विज्ञान के अलग अलग इतने क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है कि एक वीडियो में उनका परिचय देना भी बहुत मुश्किल है। अगर आप इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर जाहिर करें और आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।